नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस श्रृंखला के अंदर, इस एपिसोड्स के अंदर हम लोग बात करते हैं पिछले हफ्ते खबरों में रही कुछ जगहों के बारे में, कुछ लोकेशंस के बारे में। ये लोकेशन आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए आप इसे ध्यान से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि प्रीलिम्स अब काफी नजदीक आ गया है, अब तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस ने आपके लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। इसके अंदर हम लोग दो तरीके के मॉड्यूल्स के साथ आपके सामने आए हैं। एक मॉड्यूल जो है आपके करंट अफेयर्स को रिवाइज करवाएगी और दूसरे में हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने ये वीडियोस देखना शुरू नहीं किया है तो प्लीज इसे शुरू कर दीजिए, ये आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में काफी लाभदायक हो सकते हैं। चलिए आते हैं हम आज के इस एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले आपका अभ्यास प्रश्न जो दिया गया था आपको पिछले एपिसोड के अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों तक फैला हुआ है। चंबल नदी के किनारे स्थित अभयारण्य दो लुप्त प्राय मगर प्रजातियों घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए काफी महत्वपूर्ण आवासों में से एक है। ठीक है। उसके अलावा चंबल नदी लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन की भी मेजबानी करती है। आपको इसमें से वो कथन चुनने हैं जो सही नहीं है। ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की, तो हम इसके बारे में, इसकी लोकेशंस देख लेते हैं पहले। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के उत्तर के हिस्से में आप देखेंगे मुरैना शहर पड़ता है और यहाँ पे ये एरिया जो है वो आपका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का एरिया है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है। उसके अलावा ये जो बाउंड्री है ये राजस्थान और यूपी के बीच की बाउंड्री है और यहाँ वाला हिस्सा जो है ये उत्तर प्रदेश है और ये आपका राजस्थान का हिस्सा है। तो आप कह सकते हैं ये तीनों राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इस एरिया की, तो आप देखेंगे कि ये आपकी चंबल नदी है। ठीक है। और ये आपकी जो है यमुना नदी है। आप जानते हैं चंबल यमुना की ही सहायक नदी है या ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ आकर के कहीं पे ये यमुना से मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चंबल के इस किनारे आप पाएंगे नेशनल चंबल सेंचुरी या फिर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो प्रजातियां यहाँ पे आपके सामने है, एक है घड़ियाल, दूसरा है मगरमच्छ। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस भी है, ऑब्वियसली अलग अलग नाम है तो कुछ डिफरेंस तो होगा ही। यहाँ डिफरेंस आप देख सकते हैं, इसके जो बीक की साइज है, इसके मुंह की साइज है, इसके अलावा इनके बॉडी के साइज में भी काफी डिफरेंस रहता है। मगरमच्छ या फिर जो मगर है, इसकी साइज घड़ियाल से काफी ज्यादा होती है। या आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपको साइज से पता चल जाएगा कि ये मगर है और वो घड़ियाल। ठीक है। ये दोनों ही लुप्त प्राय हैं और ये चंबल नदी में पाए जाते हैं। ये जो है मीठे पानी में अक्सर मिलते हैं। ठीक है। और चंबल का पानी मीठा होने की वजह से ये चंबल नदी में पाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरी बात की गई है यहाँ पे रिवर डॉल्फिन, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन या फिर गंगा की रिवर डॉल्फिन के बारे में बात की गई है। ये जो डॉल्फिन है ये भी चंबल में पाई जाती है। मुख्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो ये गंगा तथा ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा ये चंबल में भी कभी कभार देखने को मिल जाती है। इसलिए आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चंबल में भी बहुत रेयरली मिलती है, लेकिन मिल जाती है। ठीक है। ये डॉल्फिन भी मीठे पानी में रहने की आदी है। ठीक है। इसके कुछ अभी इसको कुछ थ्रेट्स भी है, कुछ नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं क्योंकि इसके हैबिटेट को, इसकी रहने की जगह को खतरा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैबिटेट इसका डिस्ट्रक्ट हो रहा है, प्रदूषण की वजह से भी इसको काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, शिकार की वजह से काफी इनकी जनसंख्या में कमी हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया है 2021 में इनके कंजर्वेशन के लिए, इनको बचाने के लिए। इसके अलावा नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है बिहार में मौजूद है और एक डेडिकेटेड डॉल्फिन सेंचुरी है विक्रमशिला सेंचुरी, जो कि भागलपुर बिहार में है। ठीक है। इसके अलावा एक हस्तिनापुर में भी ऐसी सेंचुरी बनाने का प्रपोजल रखा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में बनेगी, हस्तिनापुर में। ठीक है। ये जो डॉल्फिन होती है ये आप मुख्य तौर पे देख पाएंगे कि ये देख नहीं पाती है या फिर यूं कह रहे हैं लगभग अंधी ही होती है, लेकिन इनके पास जो है अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज करते हुए ये आवाजाही के लिए जो है अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज करती है और उसमें ये एक विचित्र प्रकार की आवाज निकालती है, जिसे उसी आवाज की वजह से इसका नाम सूसू भी है, क्योंकि जब ये ट्रेवल करती है या नेविगेट करती है तो ये इस पर्टिकुलर टाइप की आवाज निकालती है, जिसकी वजह से इनको सूसू नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जब हम लोग IUCN लिस्ट की बात कर रहे हैं तो ये इंडेंजर्ड है। ठीक है। तो आप ये ख्याल रखिएगा। चलिए वापस आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। यह
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों में फैला हुआ है, ये सही है। चंबल नदी के किनारे पर स्थित अभ्यारण्य 2 लुप्त प्राय प्रजातियों घड़ियाल तथा मगर के लिए भी एक आवास का स्थान है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है चंबल नदी लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन की भी मेजबानी करती है, जो कि हमने देखा, ये भी सही है। तो इसमें आपसे पूछा गया कितने कथन सही नहीं है, तो आप कह सकते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे कथन ही सही है। ठीक है, आते हैं हम लोग पहले सवाल पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कच्छतीवु भारत और श्रीलंका के बीच एक पाक जल डमरू मध्य, या फिर आप यूं कहें कि पाक स्ट्रेट में 285 एकड़ की एक निर्जन स्थान है, जो भारत के रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील या फिर नॉटिकल माइल्स की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा है कि 1974 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमा R.D. भंडारनायके ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे कच्छतीवु को श्रीलंका के क्षेत्र में सौंपा गया, या फिर यूं कहेंगे श्रीलंका के क्षेत्र के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई। आपको सही विकल्प का यहाँ पे चुनाव करना है, आपको देखना कितने कथन जो है यहाँ पे सत्य है। जब हम बात कर रहे हैं कच्छतीवु की, हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि कच्छतीवु आइलैंड या कच्छतीवु द्वीप जो है अभी काफी खबरों में रहा है। नो डाउट इसे 1974 में भारत की प्रधानमंत्री के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था, और उसके बाद अभी रिसेंट गवर्नमेंट जो है वो कह रही है हम इसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये चर्चाओं में रहा है, जो रूलिंग पार्टी है या फिर ऑपोजिशन है उनमें इस बात को लेकर के कई बातें हो रही है, इसकी वजह से हमने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं। आइए, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका पाक स्टेट वाला एरिया है। ठीक है, और आप देखेंगे ये आपका तमिलनाडु है और ये श्रीलंका। ठीक है, और यहाँ पे ये आप रामेश्वरम देख सकते हो, रामेश्वरम से लगभग 14 नॉटिकल माइल्स या फिर समुद्री मीलों की दूरी पर ये एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कच्छतीवु। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो जाती है। अब जो हम कच्छतीवु के बारे में पढ़े हैं कि 1974 में एक समझौता होता है और इसे श्रीलंका को दे दिया जाता है, वो बात भी सही है। ठीक है, और मैंने आपकी इसकी लोकेशन बता दी है कि पाक जल डमरू मध्य के आसपास के एरिया में है। बड़े द्वीप का नाम जो है कच्छतीवु है, छोटा द्वीप है जिसका नाम है इमरावन। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये राजनीतिक स्थिति या समसामयिक स्थिति की वजह से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक तो ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेविगेशन की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कई ऐसी मछली पालन करने वाले लोग हैं या मछली पकड़ने वाले मछुआरे रहते हैं, जिनके लिए ये जो आइलैंड है, ये द्वीप है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ ऐसी न्यूज रही कि श्रीलंका ने भारत के कुछ मछुआरों को पकड़ा। ये ऐसी न्यूज बार बार आती रहती है, जिसकी वजह से ये आइलैंड जो है चर्चा में रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एक और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक एरिया है जिसका नाम है वेज बैंक। ठीक है, भारत के मेनलैंड के जस्ट नीचे यहाँ पे आप देखेंगे कन्याकुमारी से थोड़ा सा नीचे वेज बैंक। अब श्रीलंका सरकार का ये कहना है कि जब 1974 के अंदर आपका ये एग्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से आप ये जो आइलैंड है कच्छतीवु, यहाँ पे ये आइलैंड है कच्छतीवु, ये आप श्रीलंका को दे देते हैं। वहीं पे ये वेज बैंक पे श्रीलंका जो है सारे राइट्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट जो है वो भारत को दे देती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एरिया में भारत जो है एक्सप्लोरेशन कर सकता है, और ये एरिया रिसोर्स रिच है। यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि खनन पदार्थ वगैरह काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा श्रीलंकन साइड का कहना है, उनके डिप्लोमेट्स का कहना है कि 1976 में एक और समझौता ऐसा हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं वापस सवाल की ओर। कच्छतीवु भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य के बीच में 285 एकड़ का एक निर्जन स्थान है, जो भारत के रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरा है 1974 में भारत की प्रधानमंत्री ने वहां के प्रधानमंत्री के साथ एक समझौता किया और उसे कच्छतीवु आइलैंड को उनके हिस्से के रूप में मान्यता दे दी थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आप कह सकते हैं आपके लिए ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी आपका जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व देश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, ये हम देखेंगे ये देश का दूसरा है या नहीं है। फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोनों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनमें से आपको देखना कि कितने जो है कथन सही है। ठीक है, अब हम जब नंदा देवी की बात कर रहे हैं तो ये हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर चीज न्यूज में थी, जिसे कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। मतलब कि अगर जो आपकी ग्लेशियल लेक्स होती है, बर्फ से जो लेक्स बनती है, झीलें बनती है, बर्फ के पिघलने पे जब वहां का पानी भराव हो जाता है और वहां पे एक झील की स्थापना होती है या फिर एक झील बन जाती है,
और वो झील जब उसका बांध टूट जाता है और उसकी वजह से जो बाढ़ आती है उसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब इसकी वजह से एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि आपका उत्तराखंड जो है वो सबसे ज्यादा इसके खतरे में है, क्योंकि यहाँ पे लगभग ऐसी 13 झीलें हैं जो ऐसे आउटबर्स्ट हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये उत्तराखंड का एरिया न्यूज में था और उसकी वजह से हमने ये सवाल लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नंदा देवी के बारे में बात करते हैं। नंदा देवी सबसे पहले तो मैं बता दूं ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और उसके अलावा जब हम 3 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये नंदा देवी का एरिया है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ठीक है, तो उत्तराखंड की 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जगह मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। आपने सवाल के अंदर एक चीज देखी होगी, तो वापस दिखा देता हूं मैं आपको कि यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है और यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है। तो जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये एक अपने आप में बड़ी इकाई है। ठीक है, और उस बड़ी इकाई के अंदर छोटी छोटी और इकाइयां होती है, जिसे आप नेशनल पार्क कह सकते हैं। इनके अंदर और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इंक्लूड की जाती है। तो यहाँ पे ऐसा ही एक नंदा देवी नेशनल पार्क भी है और उसके साथ साथ एक फूलों की घाटी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस मैप पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बाउंड्री जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बाउंड्री है। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ी इकाई है। उसके अंदर यहाँ छोटी सी एक इकाई है जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे आप देखेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ पे मौजूद है, नंदा देवी नेशनल उद्यान राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मौजूद है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 2 छोटे छोटे नेशनल पार्क भी मौजूद है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि सबसे पहला कौन सा था और ये सेकंड है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो है आपका नीलगिरी। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रथम, जिसको 1986 के अंदर मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद दूसरा जो है वो है नंदा देवी। नंदा देवी को 1988 के अंदर मान्यता प्राप्त हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है भारत का सेकंड या फिर द्वितीय ऐसा जो है राष्ट्र बायोस्फीयर रिजर्व है जिससे मान्यता प्राप्त की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ बायोस्फीयर रिजर्व आपके सामने है। भारत के अंदर फिलहाल टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18, और उन 18 के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप जाकर के इसके नाम और लोकेशंस को याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपके लिए मैं नाम पढ़ लेता हूँ। कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कच्छ गुजरात में है, पंचमढ़ी और पन्ना ये दोनों आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है, अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की साथ ये कह सकते हैं दोनों में फैला हुआ है। उसके बाद नीलगिरी जो कि कर्नाटका में है, अगस्तमलई है, फिर गल्फ ऑफ मन्नार है, ग्रेट निकोबार है, शेषाचलम है, सिमलीपाल है, सुंदरबंस है, नोकरेक है। इसके अलावा कंचनजंगा है, देहांग दिबांग है और मानस और दिब्रू सैखवा, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये असम के अंदर है। तो इन सब के नाम और इनकी लोकेशंस आप एक बार देख लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। एक सवाल इससे यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग वापस अपने सवाल पे। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व देश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 जिलों में फैला हुआ है, ये सही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोनों यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये भी सही है। तो आप कह सकते हैं कितने स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, एक और दो। ठीक है, तीसरा सवाल है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिम बंगाल में स्थित भूमि का एक संकीर्ण विस्तार है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। इसकी सीमा केवल नेपाल और बांग्लादेश से लगती है। इनमें से कौन से कथन सही है आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खबरों में है, क्योंकि भारत और चीन को लेकर के खबरें आती रहती है। ठीक है, इसके अलावा अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जो है भूटान भी गए थे। ठीक है, और भारत, चीन और भूटान जो है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के एरिया है, तो इसलिए ये न्यूज में रहता है, इसलिए हमने ये देखा है। अब आके इसका मैप देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एरिया जो है आपका, ये भारत का एरिया है। ठीक है, यहाँ भूटान है और यहाँ आप देख रहे हैं कि नेपाल है और ऊपर की तरफ यहाँ पे चाइना। ठीक है, अब आप देखिए ये जो एरिया है यहाँ से लेके आप देख सकते हैं, ये जो एरिया, ये बेसिकली आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। यहाँ पे सिलीगुड़ी पड़ता है और ये एरिया जो है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मतलब है, या फिर इसको चिकन स्नैक भी कहा जाता है, मुर्गी की गर्दन टाइप से कुछ कहा जाता है। लेकिन आप ये समझिए यहाँ पे कि ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ ऊपर चाइना है। ठीक है, ये तिब्बत वाला एरिया चाइना का, ये भूटान है और यहाँ पे नेपाल है। तो ये आप तय हो चुका कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वहां पे नेपाल भी है, भूटान भी है, थोड़ा हिस्सा चाइना का भी यहाँ लगता है। ठीक है, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया की, तो यहाँ पे चाइना की भी प्रेजेंस है। ठीक है,
और चाइना चाहता है यहाँ वाले एरियाज पे कंट्रोल करना। ठीक है, इस बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके होंगे। और अगर चाइना इस एरिया तक पहुंच जाता है तो ये भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य है वो भारत से अलग हो सकते हैं, उन वहां तक पहुंचने का हमारे पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं होगा। तो यहाँ दिक्कत ये है कि अगर यहाँ चाइना पहुंच गया तो फिर हमें नुकसान हो सकता है। इसके लिए ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया कि ये आपका एरिया है जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी के राज्यों के साथ मिलाता है, ये बात भी सही है। दूसरा, ये नेपाल, फिर यहाँ आप देखेंगे बांग्लादेश और यहाँ पे भूटान। ठीक है, इन सबसे जो है सीमा थोड़ी बहुत साझा होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपने सवाल पे। यह पश्चिम बंगाल में स्थित भूमि का एक संकीर्ण विस्तार है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है, ये सही है। इसकी सीमा केवल नेपाल और बांग्लादेश से लगती है, ये गलत है, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि ये भूटान से भी थोड़ी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि केवल एक आपका सही होगा, पहला। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल आपका है, गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना किस देश से संबंधित है? अभी कुछ दिन पहले भी हमने इस बारे में ऐसा कोई सवाल देखा होगा, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक के बारे में हमने बात की थी। हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भूटान गए थे अभी कुछ वक्त पहले, और वहां पे इस रेल परियोजना को लेकर के कुछ बातचीत हुई, कुछ एग्रीमेंट भी साइन किए गए, और उसी वजह से ये गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना न्यूज में थी और हमने इसको यहाँ पे सवाल के तौर पे लिया है। अब तक आप जान चुके होंगे कि ये भूटान से जो है संबंध रखने वाली परियोजना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये गेलेफू है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसी गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना बनाई जा रही है। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे कि असम में ये कोकराझार है। ठीक है, कोकराझार को गेलेफू के साथ रेल के द्वारा कनेक्ट करने की बातचीत की जा रही है। यहाँ पे इसको लेकर के कुछ एमओयू भी साइन हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए, पहली बात कि यहाँ ये भूटान के साथ हमें कनेक्ट करेगा। ठीक है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सकती है, यहाँ पे ट्रेड के आसार बनते हैं। इसके अलावा टूरिज्म, जो टूरिज्म क्षेत्र है, भूटान काफी काफी भारत के काफी जो पर्यटक है वो भूटान जाते हैं, और इसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्लियर है, भूटान होगा। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा। डुलुंग सुबनसिरी हाथी गलियारा हाल में खबरों में था, ये गलियारा किस राज्य में स्थित है? असम, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। अब जब हम बात कर रहे हैं इस गलियारे की, हाथी गलियारा, तो सबसे पहली बात तो ये हो जाता है कि हाथी गलियारा क्या होता है। तो आप देख लीजिए कि अगर दो जंगल हैं छोटे छोटे और उनके बीच में किसी वजह से या फिर जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है उसकी वजह से ये जो बीच का एरिया है वो अलग हो जाता है। पहले कभी ये एक साथ हुआ करते थे, बट फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, या यहाँ से मान लीजिए कोई रोड निकल गई या कुछ भी ऐसी परिस्थिति बनती है जिसकी वजह से ये दोनों जो है अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे रहने वाले हाथी जो है वो यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, और अगर जाते हैं तो किसी कोई एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से यही वाले हाथी यहीं तक सीमित है और ये यहाँ पे यहीं तक सीमित है। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, इनकी जनसंख्या पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा, ये जो एरिया है यहाँ से गायब होने की वजह से आप देख सकते हैं इनके हैबिटेट, इनके रहने की जगह पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए सरकार ने क्या एक योजना बनाई कि हम इनको मिलाने की योजना बनाएंगे, इनको एक कॉरिडोर के साथ मिलाने की योजना बनाएंगे। वैसा ही एक कॉरिडोर जो है अभी यहाँ पे बनाने की बात हो रही है, इसकी वजह से हमने ये सवाल लिया है। इसका नाम है डुलुंग सुबनसिरी। ठीक है, अब आते हैं मैप पे। तो आप देखेंगे कि इंडिया के पॉलिटिकल मैप में यहाँ कहीं ये एरिया जो है, ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसका नाम है डुलुंग सुबनसिरी, और ये आपके अरुणाचल में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें लिखी हुई है हाथियों के बारे में। मोस्टली आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ऐसे कॉरिडोर जो है आपके दक्षिण भारत में है, मौजूद है। और अगर स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा जो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है, 13 कॉरिडोर है। ये हालांकि आपसे नहीं पूछेगा कोई, लेकिन ये कॉरिडोर बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि पिछले कुछ सालों में 1987 से लेकर 2017 के बीच में लगभग 265 हाथियों की मृत्यु हुई है, क्योंकि जब या तो वो क्रॉस कर रहे हैं, किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, या फिर कोई मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी मृत्यु होती है। उसकी वजह से अब सरकार ये कॉरिडोर बना रही है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं इस सुबनसिरी की, यहाँ पे डुलुंग सुबनसिरी जो कि यहाँ पे मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक सुबनसिरी नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो प्लीज आप इसे ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यूज में है। इसके अलावा एक लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, उसी के आसपास ये हाथी कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो इसलिए वो भी प्रोजेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल, इसका तो सवाल का जवाब होगा आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दौलत बेग ओल्डी एक भारतीय सैन्य अड्डा है जो काराकोरम पहाड़ों में भारत के सबसे उत्तरी सिरे पर स्थित है। ठीक है, हम देखेंगे
दौलत बेग ओल्डी के बारे में पहले भी बात की जा चुकी है। उसके अलावा चुशुल घाटी पैंगोंग झील के दक्षिण में स्थित है, हम लोग ये देखेंगे। इसके बाद देस्पांग मैदान अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, हमने ये सवाल इसलिए लिया है क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि लद्दाख के बारे में काफी न्यूज आ रही है। लद्दाख में वहां के लोग जो है उसे एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, काफी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, उसकी वजह से ये न्यूज में था। इसके अलावा चीन और भारत के मामलों की वजह से लद्दाख काफी न्यूज में रहता है, इसलिए ये सवाल लिया गया है। अब हम देखते हैं कि हमको देखना है कितने जो कथन है आपके सही है। आ जाइए देख ले दौलत बेग ओल्डी की सबसे पहले लोकेशन। ये जो एरिया है ये आपका अक्साई चीन का एरिया है जो कि चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, और उसी के जस्ट पास में यहाँ पे एक एरिया है जिसे बोलते हैं दौलत बेग ओल्डी। आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अक्साई चीन वाला एरिया, उसके जस्ट पास में दौलत बेग ओल्डी है। इस पर्टिकुलर मैप में आप देखेंगे कि ये एरिया जो है आपका माफ कीजिएगा, ये एरिया जो है आपका दौलत बेग ओल्डी वाला एरिया है। और इस एरिया में आप ये कह सकते हैं कि एक एयरफील्ड जो है रीएक्टिवेट की गई थी 2008 के अंदर हमारी वायुसेना के द्वारा। एयरफील्ड का मतलब है आप यहाँ पे एक ऐसी एयर स्ट्रिप है जहां पे आप विमान उतार सकते हैं, और इसकी वजह से ये समसामयिक दृष्टि से या फिर स्ट्रेटेजिक दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये जो लाइन है यहाँ पे ये एलएसी की लाइन है, और एलएसी के बहुत पास में ऐसी एयर स्ट्रिप है। तो हमारे कभी ऐसा कोई इवेंट होता है जहां चाइना कुछ ऐसी घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे ट्रूप्स को बहुत जल्दी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दौलत बेग ओल्डी है जो कि लद्दाख में मौजूद है। आप देख सकते हैं दौलत बेग ओल्डी भारतीय सैन्य अड्डा है जो काराकोरम पहाड़ों में भारत के सबसे उत्तरी हिस्से पर स्थित है। यहाँ पे आपको बताया होगा मैंने, ये काराकोरम पास है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं ये काराकोरम की पहाड़ियां हैं और वहां पे ये मौजूद है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा स्टेटमेंट। चुशुल घाटी पेंगोंग झील के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी जो झील है ये पेंगोंग झील है, पेंगोंग सो लेक है, और इसकी दक्षिण में यहाँ पे ये चुशुल घाटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। फिर देस्पांग मैदान अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि देस्पांग मैदान भी जो है लद्दाख के अंदर स्थित है। यहाँ पे जो ये दौलत बेग ओल्डी वाला एरिया है ये पूरा एरिया बेसिकली आपका देस्पांग मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये वाला ये आपका देस्पांग मैदान। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले मैप पे कि ये जो है सारी चीजें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एलएसी वाला एरिया है। ठीक है, और इसके पास आप देखेंगे कि यहाँ एक नई रोड बनाई गई है जो कि श्योक से दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। तो ये चाइना को अखर रहा है क्योंकि एलएसी के पास में रोड बनाने का मतलब है कि हम अपने ट्रूप्स को बहुत जल्दी मूवमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो चाइना क्या करता है कि बार बार एलएसी के आसपास जो है ऐसी छोटी मोटी घटनाएं करते रहता है, जैसे कि देस्पांग प्लेन पे जो है बहुत पहले ये इशू क्रिएट किया था। उसके बाद आपने गलवान घाटी वाला भी सुना होगा, उसके बाद आपने हॉट स्प्रिंग एरिया का सुना होगा, ये पेंगोंग सो लेक के बारे में सुना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेक है पेंगोंग सो, ये काफी हद तक तो आप देखेंगे आधी जो है चाइना में है, ये आधी भारत के अंदर है, और ये कुछ एरिया जो है एलएसी के वाले एरिया के अंदर है। ठीक है, हम तो इसे भारत का ही मानेंगे, तो ये आधी भारत के अंदर है और आधी चाइना के अंदर। ठीक है, अब उसी के नीचे है चुशुल। तो ये एरियाज के अंदर चाइना कोशिश करते रहता है ऐसी छोटी मोटी घटनाएं करने की। ठीक है, तो इसलिए ये सारे एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका दौलत बेग ओल्डी, इसके अलावा सियाचिन आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है, काराकोरम पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अब जैसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे गलवान वैली इंपॉर्टेंट है, हॉट स्प्रिंग एरिया है, और उसके बाद आप देखेंगे पेंगोंग सो लेक वाला एरिया है, चुशुल वाला एरिया है, ये सारे एरियाज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक नीचे एक और एरिया है देमचोक, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीजें जो है यहाँ लद्दाख के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस सवाल पे। दौलत बेग ओल्डी भारतीय सैन्य अड्डा है जो काराकोरम पहाड़ों के बीच में स्थित है, ये एकदम सही है। उसके अलावा चुशुल घाटी के बारे में हम देख लिया, ये दक्षिण में स्थित है पेंगोंग झील के। और तीसरा देस्पांग जो मैदान है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये लद्दाख में है। तो आपके केवल दो कथन सही हो जाते हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं सातवां। ब्यास नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्यास नदी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है, यह एक तुलनात्मक रूप से छोटी नदी है जो पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में स्थित है। यह रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर रावी के स्रोत के पास से निकलती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनमें से कितने कथन सही है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्यास नदी के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं? अगेन वही जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में मैंने बताया था, उसी की वजह से हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। फिर ब्यास नदी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। यहाँ पे आप देखेंगे इस मैप के अंदर ये आपके सिंधु नदी प्रणाली का एक मैप है। ठीक है, और ये आप इंदस सिंधु नदी देख सकते हैं यहाँ से, और उसके अलावा बाकी जो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज जो है वो सारी इसी प्रणाली का हिस्सा है।
यहाँ पे जब हम बात करते हैं ब्यास नदी की तो आप देखेंगे कि ये रिवर यहाँ पे स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे ऐसे होते हुए कहीं पंजाब में जाकर के सतलज नदी के साथ मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं ये सतलज की सहायक नदी है और पंजाब के अंदर मिल जाती है, और यहाँ हिमाचल प्रदेश में कहीं रोहतांग पास से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे रोहतांग, ठीक है। फिर आप यहाँ देखेंगे इसके ऊपर ही है ये रावी नदी, तो ये रावी का हिस्सा है जो अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान में कहीं चिनाब नदी के साथ मिलता है। ठीक है, तो रावी जो है चिनाब की सहायक नदी है, लेकिन इन दोनों का ओरिजिन, इन दोनों का स्रोत जो है वो एक ही हिस्से में है जो कि आपके रोहतांग के आसपास है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत रिलेटिवली छोटी है, तुलनात्मक रूप से देखेंगे छोटी नदी है, और जो कि भारत के अंदर ही सतलज के अंदर समाहित हो जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम इस स्रोत की बात कर रहे हैं तो ये पीर पंजाल रेंज है, इसके दक्षिण में हिमाचल में कहीं यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे आप कहते हैं रोहतांग। ठीक है, ये रोहतांग पास से जो है ये नदी निकल रही है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये ब्यास नदी सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है, ये बात सत्य है। दूसरी बात है यह एक तुलनात्मक रूप से एक छोटी नदी है जो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी सही है। यह रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर रावी के स्रोत के पास से निकलती है, ये भी सही है। तो आपके सारे कथन यहाँ पे सही है, तो आप कह सकते हैं डी आंसर होगा 1, 2 और 3। अगला सवाल देखते हैं 8वां, ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह अभ्यारण्य बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा इसकी सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। इनमें से कितने कथन सही है आपको देखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश है और यहाँ पे ये बॉर्डर पे ओरछा है जो कि मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश से भी थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन मुख्य तौर पे अगर हम देखेंगे तो हम इन्हें कहेंगे कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है, पहली बात। ठीक है, दूसरा, ओरछा जो अभ्यारण्य है अभी न्यूज में इसलिए था कि यहाँ पे लगभग 40 से ज्यादा प्रजातियां मिली है तितलियों की, बटरफ्लाइज। ठीक है, इसकी वजह से ये न्यूज में था। और आप जब बात कर रहे हैं इस रिवर की जो कि बेतवा नदी, आप देख सकते हैं ये बेतवा नदी है और बेतवा नदी के किनारे पर कहीं यहाँ पे ओरछा वाइल्ड ये सेंचुरी है। ये पूरा जो हरा हिस्सा आपको देख रहा है ये ओरछा का हिस्सा। ठीक है, तो ये आपका मैप पे देख लिया, हम लोग वापस आ जाते हैं सवाल की तरफ। ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, सही है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है, ये भी सही है। इसमें से कितने कथन सही है? उपरोक्त आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी कथन जो है आपके सही है। ठीक है, तो आई होप ये 8 सवाल आपको क्लियर होंगे। अब एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। यह अभ्यास प्रश्न मतुआ समुदाय के संबंध में है। तो आप देखिए मतुआ समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले मतुआ विभाजन के दौरान बांग्लादेश और विभाजन के दौरान और बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत आ गए थे। तो 2 हिस्सों में भारत आए हैं, एक तो विभाजन के दौरान 1947 में, ठीक है, 1947-48 में, और उसके अलावा 1971 के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे मतुआ महासंघ एक धार्मिक सुधार आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1860 के आसपास हरिचंद ठाकुर ने की थी। तीसरा स्टेटमेंट है पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की अच्छी खासी मौजूदगी है। ठीक है, उपरोक्त में से कितने कथन सही है आपको देखने हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आप इस मथुआ समुदाय के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आंसर इसका जो है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपनी टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के साथ अपनी प्रिपरेशन को और उत्तम बना सकते हैं। जाइए आप वो वीडियो देखिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।